हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। लेट्स बिगिन। रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इसे दिया था विक्टर रूम ने 1969 में एंड ये इकलौती थ्योरी है जो कि कॉग्निटिव मॉडल पे बेस्ड है। मतलब थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है कि कैसे सिचुएशंस में एम्प्लॉयज बिहेव करते हैं जब उनके आगे कोई सिचुएशन आती है, वो किस तरह से सोचते हैं, बिहेव करते हैं, उसके ऊपर ये थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी में विक्टर रूम ने क्या कहा था कि मोटिवेशन कैसे मिलती है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से। वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आती है। अब ये तीनों हैं क्या? देखो, वैलेंस वैलेंस होता है डिजायर्ड फॉर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड की वैल्यू होना। मतलब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर ने एम्प्लॉयज को कहा कि अगर आप ये काम करते हो तो हम आपको ट्रांसफर देंगे दिल्ली से मुंबई में। ठीक है, अब दो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय ए है और एम्प्लॉय बी है। अब एम्प्लॉय ए तो है, वो मुंबई के पास से है, वो सोचता है कि ठीक है अगर मैं ये काम करूंगा तो अच्छा है, मुझे तो मुंबई जाने का मौका मिलेगा। अब जो एम्प्लॉयर बी है वो कहाँ से है? वो दिल्ली से ही है। वो ये सोच रहा है कि अगर मुझे मुंबई भेज दिया तो मुझे क्या फायदा है, मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए तो वो मोटिवेशन नहीं है, उसके लिए तो उस रिवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। तो बैलेंस क्या होता है? रिवार्ड की वैल्यू होना। अब ए को तो उस रिवार्ड की वैल्यू है और बी को उस रिवार्ड की वैल्यू नहीं है, तो ये होती है डिजायर फॉर रिवॉर्ड। जो इसकी रेंज होती है वो होती है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, +1 तो उसके लिए हो गई जिसको इस रिवॉर्ड की वैल्यू है, जो ये रिवॉर्ड लेना चाहता है। -1 उसके लिए होगी जिसको इससे बल्कि नुकसान है, मतलब जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए तो ये एज अ नेगेटिव वर्क कर रहा है, उसकी तो डीमोटिवेशन हो रही है। जैसे कि एम्प्लॉय बी, अब एक एम्प्लॉय सी है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई उसको दिल्ली भेजो, उसको मुंबई भेजो, उसको पुणे भेजो, कहीं भेजो, तो जीरो तो, क्योंकि -1 टू +1 के बीच में जीरो भी आता है। जीरो व्हेन ब्रिंग्स नो इफेक्ट, मतलब इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसे आप भेजो या ना भेजो। तो इसके लिए रिवॉर्ड की वैल्यू जीरो है, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो अच्छा है। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। अब एक्सपेक्टेंसी क्या है? एक्सपेक्टेंसी है एक्सपेक्टेशन कि क्या अगर हम एफर्ट करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मिलेगी। मतलब कि जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, तो हमारे हार्डवर्क करने से क्या हमें वो परफॉर्मेंस मिलेगी। एम्प्लॉयज ये भी सोचते हैं कि मैं हार्डवर्क तभी करूं जब मैं उस रिजल्ट तक पहुंच पाऊंगा। तो ये कहाँ से रेंज करता है? 0 से +1, मतलब कि मिलेगी तो +1 है, नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली जीरो। अब ये तो है नहीं कि नेगेटिव में काम कर रहा हो, कि मैनेजर ने कहा है कि पानी भरो एक गिलास, तो ये नहीं है कि गिलास ही तोड़ाओगे, है ना, या तो भरा आओगे या नहीं भरा आओगे, गिलास नहीं तोड़ के आओगे। तो ये कहती है एक्सपेक्टेशन। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या कहती है हमारी? कि वो डिग्री, प्रोबेबिलिटी क्या है कि परफॉर्मेंस भी आ जाएगी, पर वो परफॉर्मेंस से वो डिजायर रिजल्ट मिलेंगे जो एम्प्लॉयर को, जो मैनेजर को चाहिए। ठीक है, ये भी सोचते हैं एम्प्लॉयज। तो ये कहाँ से रेंज करते हैं? 0 से +1। डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे तो +1 है, नहीं मिलेंगे तो जीरो है। तो बेसिकली क्या मतलब है? बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी। बैलेंस, रिवॉर्ड की वैल्यू, कि हमारे लिए रिवॉर्ड की वैल्यू क्या है, वैल्यू होगी तो ही हम देखेंगे। एक्सपेक्टेशन देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमारा हार्डवर्क हमें परफॉर्मेंस तक लेके जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, परफॉर्मेंस तो आ गई, अब क्या वो परफॉर्मेंस उस डिजायर्ड रिजल्ट तक लेके जाएगी जो मैनेजर को चाहिए। ये तीनों चीजें देखते हैं जब ये +1 में होती है, तो एम्प्लॉय क्या होता है? मोटिवेटेड होता है। ये थ्योरी ने यही कहा। इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये थे कि जो रिवार्ड्स है वो इक्विटेबल होने चाहिए, मतलब हर एम्प्लॉय के लिए इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को आप मुंबई भेजने का बोल रहे हो तो किसी को आप चेन्नई भेजने का बोल रहे हो, नहीं। रिवार्ड्स इक्विटेबल होने चाहिए। रिवार्ड शुड बी टाइड टू परफॉर्मेंस, अभी परफॉर्मेंस से टाइट होने चाहिए, मतलब कि परफॉर्मेंस से जुड़े होने चाहिए। ये नहीं आप किसी और चीज से जोड़ रहे हो इन्हें, परफॉर्मेंस से ही रिलेटेड होने चाहिए। तो ये थी हमारी ब्रोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इक्विटी थ्योरी मतलब नाम से देखो थोड़ा क्लियर हो जाता है ना, इक्वल रहना। ये दी थी हमारे जे स्टेसी एडम्स ने 1963 में। इसमें मैं आपको एक और चीज बोलूं एडम के बारे में। कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाता है इक्विटी थ्योरी किसने दी। अब आप पता है क्या होता है, उसमें ऑप्शन में आएगा जे स्टेसी एडम, एक आएगा एडम स्मिथ। तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आप सिर्फ एडम नाम याद करके गए हो। एडम स्मिथ हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है,
तो और ये है इन्होंने इक्विटी थ्योरी दी है, तो आप नाम अगर प्रॉपर याद रखोगे आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये 1963 में आई थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो इनपुट देते हैं, मतलब काम करते हैं। ठीक है, उस काम के बदले उन्हें क्या मिलता है? आउटपुट, विच इज इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, मतलब सैलरी देना, पर्क्स देना, ये सब मिलता है उन्हें एज आउटपुट। तो अब एक एम्प्लॉय को इनपुट देकर आउटपुट मिल गया, अब वो सेटिस्फाई कब होगा? देखो मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, आप भी काम कर रहे हो, आपका एक फ्रेंड भी काम कर रहा है, सेम काम कर रहे हो, तो आपको जब सैलरी मिलती है 50,000, आप कंपेयर करोगे कि आपके फ्रेंड को कितनी मिल रही है। जब उसे भी आप देखोगे 50,000 मिल रही है, तो आप क्या हो जाओगे? सेटिस्फाई। तो एम्प्लॉयज कैसे सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं कि उनके साथ वाले जो एम्प्लॉयज हैं, क्या उनको भी सेम आउटपुट मिल रहा है सेम इनपुट देने पे? ठीक है, और वो डिससेटिस्फाई कब होंगे, डिमोटिवेट कब होंगे? जब दूसरे वाले को ज्यादा मिल रहा होगा। ठीक है, एक एम्प्लॉय हो आप, एक है आपका फ्रेंड जो कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। अब आपको सैलरी मिल रही है 50,000 और उसको मिल रही है 60,000। आप जब कंपेयर करोगे आप हो जाओगे डिमोटिवेट कि काम तो हम सेम कर रहे हैं, बट सैलरी उसको क्यों ज़्यादा मिल रही है? अब आपको मिल रही है 60,000 और उसको मिल रही है 50,000, तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, ओवर मोटिवेटेड हो जाओगे, राइट? तो रिवार्ड्स क्या होना चाहिए? इक्विटेबल, मतलब जितनी इनपुट दी जा रही है उतना ही आउटपुट मिलना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी ओवरपेड, इट शुड नॉट बी अंडरपेड, इट शुड बी इक्वल। ठीक है, क्यों? देखो ओवरपेड क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप कहोगे ओवरपेड है तो एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा मोटिवेटेड रहेंगे, नहीं। कभी भी कोई भी काम ना तो एक्साइटेड होके अच्छा होता है, ना ही डिमोटिवेट होके अच्छा होता है। जब एक एम्प्लॉय कंप्लीटली सेटिस्फाई होता है तो ही काम बेटर होता है। ठीक है, तो ना तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फिर इस एम्प्लॉय को भी तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होगी ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को इक्वली उसके इनपुट के अकॉर्डिंग उसे आउटपुट मिलनी चाहिए जितना वो इनपुट दे रहा है। ना तो अंडरपेड होनी चाहिए, ना ही ओवरपेड होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल। यही हमारी इक्विटी थ्योरी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कॉमेंट डाउन। थैंक यू।